पार्टी में नई शुरुआत की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। नए प्रभारी संजय दत्त कल यानी 8 जुलाई को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। अपने हरियाणा प्रवास के दौरान प्रभारी पार्टी नेताओं के साथ गहन चिंतन मंथन करेंगे। प्रदेश प्रभारी संजय 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई यानी 5 दिन तक पार्टी के सीनियर लीडर्स, सांसदों, चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान हरियाणा से जुड़े अहम विषयों को लेकर बात होगी। नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस मीटिंग को हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। 5 दिवसीय जनरल बोर्ड की बैठक में सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी है। राजनीतिक दृष्टिकोण के लिहाज से ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पिछले काफी सालों से अलग अलग शक्ति केंद्रों में बटी रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद संगठनात्मक ढांचा अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया और बेहतर प्रदर्शन जब हम कह रहे हैं, लगातार 3 बार से कांग्रेस विपक्ष में ही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी और प्रकोष्ठों का गठन अब तक अधूरा है। ऐसे में नए प्रभारी की पहली बड़ी बैठक से संगठन में नई ऊर्जा भरने का प्रयास हो सकता है। कांग्रेस की इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन, मोर्चों और प्रकोष्ठों के पुनर्गठन, जिला इकाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। साथ ही संदेश देने का प्रयास भी होगा कि हरियाणा कांग्रेस अब गुटिये सियासत से आगे बढ़कर एकजुट होने का प्रयास करना चाहती है। बैठक में तुरंत किसी बड़े संगठनात्मक फैसले की घोषणा भले ही ना हो, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अधूरे संगठन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई। कांग्रेस की बैठक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। वंशवाद और परिवारवाद कांग्रेस में हावी है। महिलाओं को सम्मान तो कांग्रेस में मिलता ही नहीं है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हैं। क्या हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या बैठकों से कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने की दिशा में कोई प्रभावी नतीजा सामने आ सकता है? क्या कांग्रेस वाकई कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है, जो कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता एलिगेशन लगा रही हैं कांग्रेस को लेकर? और इतना ही नहीं है, परिवारवाद के आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए हैं। परिवारवाद के आरोप भूपेंद्र हुड्डा पर लगाए गए हैं। कुमारी सैलजा का वो जिक्र कर रही थी कि राज्यसभा भी अपने बेटे यानी दीपेंद्र हुड्डा को भेजा गया, लोकसभा का टिकट भी बाद में दिलवा दिया गया। तो भूपेंद्र हुड्डा परिवारवाद में उलझे हैं। कुमारी सैलजा का अपमान हुआ, ये भी अर्चना गुप्ता की ओर से आरोप लगाए गए हैं। और कुमारी सैलजा अगर आती हैं भारतीय जनता पार्टी में तो उनका स्वागत भी है, ये भी अर्चना गुप्ता की ओर से कहा गया। आप देखिए कि लोकसभा का जब राज्यसभा में एक व्यक्ति सांसद है तो उसके बाद भी लोकसभा से भी उन्हीं को लड़ाना है। तो कांग्रेस जो पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी करती है। जिस तरीके से आज उनकी सांसद बहन शैलजा जी के साथ, महिला के साथ एक मैं कहूँगी कि अनदेखी उनकी करी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी में ना तो महिलाओं का कोई सम्मान है और वहाँ लगातार हम देखते आ रहे हैं कि या तो वंशवाद है, परिवारवाद है। मुख्यमंत्री रहे तो केवल एक जिले के ऊपर ध्यान दिया, रोहतक का, बाकी 90 विधानसभा, आज चाहे मनोहर लाल जी थे, चाहे आज नायब सिंह सैनी जी हैं, 90 की 90 विधानसभाओं में विकास की गंगा लगातार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करता है, तो गरीब किसान का बेटा, गरीब चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बनता है। निशाना साधा है। दूसरी ओर कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उनकी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 8 जुलाई को सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे कांग्रेस के नए हरियाणा मामलों के प्रभारी। जिला अध्यक्षों के साथ भी अलग अलग मीटिंग्स होंगी। ये 9 जुलाई को होने वाला है। संगठनात्मक स्थिति और भविष्य की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान होने वाली है। अग्रिम संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक। तो क्या क्या कार्यक्रम इनके रहने वाले हैं ये हम आपको बता रहे हैं। SIR को लेकर गठित कमेटी की भी बैठकें लेने वाले हैं, बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। छात्रों की गूंज, ये 10 जुलाई का कार्यक्रम होगा। छात्रों की गूंज अभियान की समीक्षा बैठक होगी।
संजय दत्त की अगुवाई में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, ये भी 10 जुलाई को होने वाला है। तो ये बाकायदा टाइमलाइन हम बता रहे हैं, इनके प्रोग्राम्स क्या रहने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। ओपन हाउस कार्यक्रम रहने वाला कि 11 जुलाई को पार्टी नेता कार्यकर्ता प्रभारी से 11 जुलाई को मिलेंगे। 11 जुलाई को ये कार्यकर्ता अपनी सुझाव, अपनी फीडबैक्स, अपनी परेशानियां शेयर करेंगे संजय दत्त के साथ। 12 जुलाई को जो चुनाव लड़ चुके हैं उम्मीदवार, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। चुनावी अनुभव, बूथ प्रबंधन, संगठन मजबूती को लेकर चर्चा होगी। तो ये कुछ कार्यक्रम होंगे। और जब जब नए प्रभारी आते हैं, ये सभी दलों में हालांकि होता है, कांग्रेस में थोड़ा ज्यादा इसलिए क्योंकि गुट थोड़ा खुलकर सामने है कांग्रेस में, तो नए प्रभारी प्रयास जरूर करते हैं क्योंकि हरियाणा एक आप कह सकते हैं टफ स्टेट है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, पास लगते पंजाब की आप बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, कांग्रेस में गुटबाजी शिखर पर दिखती है। लेकिन संजय दत्त कितना कमाल कर पाते हैं। और दूसरी ओर अर्चना गुप्ता जो आरोप लगा रही कुमारी सैलजा को लेकर, जो कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा पर वंशवाद के, परिवारवाद के, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करने के आरोप लगा रही, उन तमाम बातों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वैशाली तोमर जुड़ी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुरेश रोड, रजत पंजेटा हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो भी जुड़ गए हैं, केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार भी। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रोड जी आपसे करते हैं। कितने कमाल की या कितना अच्छा प्रदर्शन बतौर प्रभारी की उम्मीद कर रहे हैं संजय दत्त से आप लोग? ज्योति जी, जो प्रभारी महोदय का कार्यक्रम हरियाणा का बना है, जैसे आपने अभी बताया, बड़ी डिटेल में बताया, तो इस कार्यक्रम को देखकर ही लगता है, और आपने एक शब्द बोला कि देखते हैं नए प्रभारी महोदय क्या कमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस कार्यक्रम की रूपरेखा देखकर ही लगता है कि कुछ कमाल नए प्रभारी के आने से होने जा रहा है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह तो विधानसभा में विराजमान है, लेकिन हम जमीनी स्तर पर भी अपना संगठन मजबूत करके एकजुटता के साथ भाजपा की जनविरोधी सरकार को कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। आपने जैसे बताया कि 5 दिन का कार्यक्रम हमारे प्रभारी महोदय का हरियाणा प्रदेश का बना है, 8 तारीख से लेकर 12 तक। जैसे आपने भी कहा कि 8 तारीख को जनरल बॉडी की मीटिंग है, सांसद महोदय जितने हमारे हैं और उसके बाद जो विधायक महोदय हैं सभी से वो विस्तार से चर्चा करेंगे, पार्टी की रणनीति के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, सबकी राय लेंगे। और यही नहीं, उसके बाद वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, SIR जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और छात्रों की गूंज, जो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, इवन एक कैंडल मार्च में भी वो छात्रों के कार्यक्रम में पंचकुला में शामिल होंगे। और उसके बाद जिलाध्यक्षों की अलग से मीटिंग लेंगे, सभी DCC प्रेसिडेंट, वो 9 तारीख को शेड्यूल है। और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन के अन्य विभिन्न सेलों का या पार्टी के डिपार्टमेंट्स का, वो 10 तारीख को। 11 तारीख को आम कार्यकर्ता के लिए यानी ओपन हाउस बैठक है, और 12 को प्रत्याशी जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए पार्टी के द्वारा मैदान में उतारे गए थे और किसी कारण से वो हार गए, तो उनसे भी फीडबैक लेने का काम प्रभारी महोदय करेंगे। इतना विस्तृत कार्यक्रम शायद ही भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रभारी या कभी किसी बड़े नेता का हरियाणा प्रदेश आने पर बना हो, ये मैं चुनौती देकर। अच्छा, कांग्रेस में बना है क्या इतना बड़ा कार्यक्रम पहले किसी प्रभारी का? कांग्रेस में भी एकदम 5 दिन का कोई कार्यक्रम शायद मुझे ध्यान नहीं बना होगा। इससे ज्योति जी ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रही है। और नए प्रभारी जी के बारे में जो चर्चा हमने की थी आपके चैनल पर भी, हाँ। अब ये स्पष्ट ये दिखाई देने लगा है कि वो संगठन की सोच वाले प्रभारी पार्टी हाईकमान ने, माननीय खड़गे जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने हमारे मध्य में भेजे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे हम चर्चा करते हैं, जैसे अभी बताया जा रहा था, अर्चना गुप्ता जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया
कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं, आपके यहाँ तो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले इतने वरिष्ठ नेता चौधरी भजनलाल जी का भी सम्मान नहीं है। आप कार्यकर्ताओं की बात किस मुंह से करोगे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल स्पष्ट की थी ये बात कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। परिवारवाद का भी आरोप ज्योति जी आपके चैनल पे बाइट में वो लगाती दिख रही थी। किरण चौधरी जी को आपने बड़ा मान सम्मान दिया। वो बंसीलाल परिवार की पुत्रवधू हैं। सुरेंद्र जी की, बंसीलाल जी के बेटे की पत्नी है, धर्मपत्नी है। और यही नहीं, श्रुति चौधरी जी आगे किरण चौधरी जी की बेटी है। राव इंद्रजीत सिंह जी, बड़े अहिरवाल के नेता की बेटी को आपने अपनी कैबिनेट में हरियाणा में मंत्री बना रखा है। कई परिवार हैं, कई परिवार हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसमें कई परिवार हैं, बीजेपी में भी कई परिवार हैं। निराधार आरोप है, निराधार आरोप है। कांग्रेस पार्टी ठीक है, बड़ी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ प्रभारी जी इसका के एक और पहलू ये है, मैं कई बार चर्चा करती हूँ ना कि सदन में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि एक तो एक परिवार से कोई पार्टी होना, दूसरा किसी पार्टी में परिवार होना, इसमें तो एक बहुत बड़ा अंतर अपने आप में हो जाता है। बीजेपी में भी परिवार हैं, आपके यहाँ भी परिवार हैं, और नेता के बेटे अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर काबिल हैं, तो उसमें कोई बुराई तो हालांकि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अर्चना गुप्ता, बेटा क्या बेटी भी चाहे आना चाहती है, उसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अर्चना गुप्ता ये कह रही है कि राज्यसभा भेजे जाने की बारी थी, तब दीपेंद्र हुड्डा को भेज देते हैं, फिर उनको लोकसभा भी लड़ाते हैं। कुमारी सैलजा का अपमान होता है। ये पूरी कांग्रेस को लेकर नहीं, केवल हुड्डा साहब को लेकर कहा जा रहा है कि उनको केवल अपना बेटा ही नजर आता है। और ये केवल अर्चना गुप्ता तो चलिए बीजेपी में है, कांग्रेस के नेता भी गाय बगाए इस तरह के बयान दे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली निशाना साधते हैं। ज्योति जी, अर्चना जी के सवाल में ही जवाब है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सांसद होने के साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की और चुनाव लड़ा। देश की राजनीति में अगर कोई लोकसभा के चुनाव से बहाना लगाकर टलकर राज्यसभा की ओर अग्रसर होता है तो उसको बुरा मानते हैं। हरियाणा में खास तौर पे अगर कोई राज्यसभा का सांसद है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। लोकसभा में तो जनता आपको चुनकर भेजती है। ज्योति जी, अर्चना जी ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया और हमारे नेताओं को क्लीन चिट दे दी कि कांग्रेस पार्टी में, जैसे राहुल जी कहते हैं, रेस। ठीक है, आप इसको इस नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि खुद कुमारी सैलजा भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी सांसद होते हुए, और राज्यसभा सांसद होते ही पवार साहब ने भी विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जीतकर भी हुआ है, मंत्री भी हैं वर्तमान में हरियाणा सरकार में। वैशाली तोमर जी, आज अर्चना गुप्ता जी को हम सुन रहे थे, उनके संबोधन में ज्यादातर बातें कांग्रेस को लेकर ही वो कह रही थी। तो कांग्रेस से या हुड्डा साहब से क्या कोई आप लोगों को लग रहा है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कोई चुनौती ही नहीं है, दूसरा आप लोगों की बातें भी कांग्रेस से ही शुरू होती हैं, कांग्रेस पर ही खत्म होती हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर ही शुरू होती हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर ही खत्म होती हैं, क्या मायने समझे जाएं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ज्योति जी और आपके साथ पैनल में जुड़े मेरे साथी प्रवक्ता हैं इनोलो से और क्या नाम कांग्रेस से, उनको भी सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली राम राम। जी देखिए, बिल्कुल ये एक्शन का रिएक्शन है। आपने मोस्ट ऑफ द रैलियोज में देखा होगा, डिबेट्स में देखा होगा, या अन्य कहीं भी कोई काम हो रहा होता है, क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो हुड्डा जी स्पेशली, या मैं ये कहूँगी कि जहाँ भी इनके नेता हैं, सरकार भी जहाँ पर नहीं है, अगर बीजेपी बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसका कोई भी काम चल रहा है, तो ये खुद ही कूद जाते हैं अपने आप के बीच में, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम भी हैं, हमें भी देखिए, हमारा भी जिक्र कीजिए, हम पर भी चर्चा कीजिए, हम हैं और दोबारा आने के प्रयास कर रहे हैं। अब वो एक्शन का रिएक्शन है। अब बार 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 आप बोलते रहेंगे, किसी के विषय में बात करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कानों में पड़ेगी कि हुड्डा जी ने आज ये बयान दिया, हुड्डा जी ने आज ये कह दिया, हुड्डा जी ने कहा एग्जाम ठीक से नहीं हो रहे, भर्ती कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल करो, ये है वो है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा, मतलब कुछ भी अगर आप बोलेंगे, कुछ भी हो रहा है उस पर भी आप बोलेंगे कि आज बारिश ज्यादा क्यों बरस गई, आज धूप ज्यादा क्यों निकल गई, आज गर्मी क्यों ज्यादा है, सर्दी क्यों ज्यादा है, आज अप्रैल में तो इतनी सर्दी होती थी, मतलब कुछ भी होगा तो उस पर आप बीजेपी पे कटाक्ष करेंगे और कुछ भी बोलेंगे। तो देखिए, जब कानों में पड़ेगा तो वो एक्शन का रिएक्शन है।
ठीक है, उनको लाया नहीं गया है, उनका जिक्र नहीं किया गया। बीजेपी के इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने काम होते हैं, जनता से इतना संवाद होता है और जनता के हित के लिए इतनी नीतियां रोजाना इतने वो बनाए जाते हैं कि जिन पर काम करते करते कार्यकर्ता को ख्याल ही नहीं होता कि कांग्रेस भी कहीं है या अन्य पार्टियां भी कहीं हैं। हमें तो काम ही इतने मिलते हैं, एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतने काम मिलते हैं कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता। तो वो तो प्रदेश की अध्यक्षा है, उनको तो कहां से हुड्डा जी की याद आएगी। लेकिन जब बार बार आप करेंगे, परेशान करेंगे, किसी को बोलेंगे तो बताया जाएगा ना भैया पहले अपना घर संभाल और लीजिए, खास पहले तौर अपने पर घर जब को आप देख लीजिए। रोहतक में हो तो फिर तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर जुबानी बात बनती की है, ही जाएंगे। फिर तो कहा ही जाएगा कि भैया इतना मत वो करिए, पहले अपना घर देखें, अपनी बात करें। हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या भाजपा नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या भाजपा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जो समस्या है वो अंदरूनी गुटबाजी रही है। चुनावों में पहले और बाद में भी उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच जितने मतभेद खुले हैं और जितनी लड़ाइयां सामने आई हैं वो खुले तौर पे सामने आई हैं। वो आपके सामने, हमारे सामने, जनता के सामने, उन कार्यकर्ताओं के सामने है। उन कार्यकर्ताओं पे तरस आता है जिन्होंने इनको वोट दिया, इनका सम्मान किया, इनके साथ रहे, लेकिन बाद में क्या निकला? कुछ भी नहीं। ढाक के 3-5, चौथा लगे ना पांचवे की आस। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इनके जब चुनाव का समय था, आपने देखा कि चुनावों में तो भाई लड़ाई भी होती है, हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया माफ करिए, आप आइए और हमारे चुनाव में सहयोग करिए। लेकिन ये तो आपस में खुद ही बैठे थे कि भाई नहीं, हम हार जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि आदमी अपनी जान से जाए पर अहंकार से न जाए। तो इन्होंने तो क्या किया कि अपना ही चुनाव हरा लिया। अदरवाइज तो आप देखिए कि इनको ऐसा थोड़ी ना था कि वोट कम मिली थी। वोट तो कम नहीं मिली थी। आप भी जानते हैं कि जनता का मूड जो होता है ना, कितना भी काम आप करिएगा, जब एक बार आप सरकार में रहते हैं तो दूसरी बार सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को तो ज्यादा कामों से मतलब नहीं होता। वो कहते हैं अरे भाई बहुत समय हो गया, 5 साल हो गए, देखते देखते अब दूसरे को मौका दो। इस तरह का हरियाणा की मेंटालिटी इस तरह की है। तो तीसरी बार भी सरकार आई, वो इसलिए आई, एक तो काम बहुत बेहतरीन करे गए थे। भाजपा ने एक एक व्यक्ति से संवाद करा था, एक एक व्यक्ति को टच करा था, एक एक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात करी थी, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी समस्याओं को जाना और उस पर काम किया। दूसरा, इनकी अंदरूनी कलह ही ने ले डूबी। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई तुम उसको, एक कहावत है कि तुम बंदर जब उस पर आकर बैठा था, एक कोयल ने बोला भैया अपना घर बना लेता, बारिश में ऐसे भीगता फिर रहा है, बारिश में ऐसे भीगना नहीं होता, तो उसने उसका भी घर तोड़ दिया। तो किसी को सलाह भी दी जाए तो उनको ये लगता है भाई हमें मत दो सलाह, हम तो बहुत ही समझदार हैं। तो कांग्रेस का ये है कि कई नेताओं के तो सार्वजनिक रूप से इनके संगठन में गुटबाजी तो आप लोगों की भी सार्वजनिक है वैशाली जी। चलिए इनकी तो है, इनकी तो है। मैं इस बात का भी जवाब देना चाहूंगी। झगड़े हर जगह होते हैं। सुनिए, झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन फाइनल आप लोगों में भी है गुटबाजी। तो गुटबाजी तो मैं ये कहती हूँ घर में भी है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, सब जगह है, हर जगह है। भाई भाई में है, बहन बहन में है, पति पत्नी में, हर जगह है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि गुटबाजी के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है और आप उस डिसीजन को मानते हो, वो किसका होता है? भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मनों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात संगठन की आएगी तो सब एक हो जाएंगे। जब बात अपने देश की आएगी तब एक हो जाएंगे। जब बात अपने सनातन की आएगी तब एक हो जाएंगे। जब भाजपा को जिताने की आएगी तब एक हो जाएंगे। लेकिन इनके यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो इसमें खुश हैं। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भैया आप ऐसे ही चलते रहिए, हमें तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है। रही बात दूसरी, इनके, मैं जो संजय दत्त जी हैं कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, मैं उनको साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बड़े हैं, हमसे अनुभवी हैं, उनको बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन इससे जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत देखकर लग रहा है कि अब तो जो है मतलब सब कुछ ही परिवर्तन हो जाएगा। और इस तरह से बादल गरज रहे हैं कि आप देखिए ऐसे चुटकियों में चमत्कार हो जाएगा, ऐसे सुदर्शन घूमेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि 2019 में उत्तर प्रदेश के भी सह प्रभारी रहे थे। अब उनको भी पता है कि भाई किस तरह का काम हुआ था और कैसे सरकारें आई थी। 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे थे, ठीक है, उसमें भी आप देखिए कि भाई किस तरह का वो रहा था। तो मुझे उस पर कहने की आवश्यकता नहीं कि कितना बूथ का काम हुआ था, कितने लोगों से कम्युनिकेट हुआ था, कितनी रैलियां हुई थी, कितनी बैठकें हुई थी और कितनी छोटी टोलियों की बैठक हुई थी। मैं उसको नहीं उस पर जाना चाहूंगी। मेरी बात से इशारे से स्वतः ही समझ गए होंगे, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। रही बात दूसरी, अब आप देखें कि जिस तरह से इतने सालों में इनका संगठन बना, उसके बाद भी वो पूरा नहीं बना।
तो आप बताइए किस तरह से अभी चुनाव आते आते तक मुझे नहीं लगता कि देखिए क्या होता है, महिला प्रकोष्ठ होता है, किसान प्रकोष्ठ होता है, युवा मोर्चा होता है, उसके साथ साथ आर्थिक प्रकोष्ठ होता है, उसके साथ साथ आप देखिए कितने सारे प्रकोष्ठ होते हैं, मोर्चे होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनके पदाधिकारी होते हैं, उसके भी मंडल अध्यक्ष होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं, इतना सारा जनाधार होता है, इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं जुड़ते हैं। जब आप इनका देखिए कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं अभी वही ढंग से इनकी संरचना नहीं हो नहीं, पाई इनके है, तो इतने जिला वर्षों में अध्यक्ष इनके बन जिला अध्यक्ष बने। गए, जिला रही अध्यक्ष बात बन गए दूसरी, इतने ये सालों ओबीसी की बाद बात वो भी करते हैं, ठीक ये है, सुन इनके लिए तो लीजिए, अच्छा कंप्लीट ही कर है। लूं, लेट मी कंप्लीट एक मिनट। ये ओबीसी की बात करते हैं, जब ये इनका जिला अध्यक्षों की सूची आई, कितनी महिलाओं को इन्होंने जगह दी? पूछे इनसे जरा, कितनी महिलाओं को इन्होंने जगह दी? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, क्या गलत कहा अर्चना जी ने, क्या हमारी अध्यक्षा जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो सम्मान किया बीइंग ए लेडी। देखिए सबसे बड़ी बात है, राजनीति से भी ऊपर बढ़कर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अब वो स्वतः एक महिला है, तो एक महिला पर क्या बीतती है जब वो काम करती है, जमीनी तौर से अपनी पार्टी को कहां से कहां उठाकर लेकर आती है, तो वो समझती है। तो इसलिए उन्होंने समझा, अध्यक्षा जी ने शैलजा जी का दुख समझा कि वो किस तरह से उन्होंने जमीनी तौर से लेकर पार्टी को कहां से कहां लेकर आई। आज उन्हें किस लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन देखो वो किस लेवल पर है। आज अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा लीजिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष चलिए ठीक रही है, आपका वो जवाब आ हमारी गया रेखा है। रेखा आप ये कह रहे गुप्ता हैं तो जी के संगठन साथ में भी ये लोग हमारी कहीं नहीं रेखा खड़े हैं। जी। आप लोगों में जो गुटबाजी है वो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। हालांकि तो कांग्रेस की पेटेंट बात इसे कहा जाएगा, कांग्रेस सालों से ही कह रही है, और आप लोगों में भी है गुटबाजी। बट एक बात ठीक आप कह रही हैं कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता है, कोई ग्रुप भी हो गया, कोई मतभेद भी हो गए, लेकिन चुनाव लड़ने के वक्त ठीक है एक दूसरे को हराने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास हर एक पार्टी में होता है, लेकिन पार्टी से बढ़कर कोई एक चेहरा बन जाए ये हम बीजेपी में नहीं देखते हैं, राज्यों में खास तौर पर। पंजेटा जी, कैसे आप देख रहे हैं, कितनी पावर लग रहा है आपको कि प्रभारी को दी गई है? कई दिन का प्रवास है हरियाणा में, और एक जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनका फीडबैक तो कई बार लिया जा चुका है कि अब नए प्रभारी फीडबैक लेंगे, उससे तो ये लगता है कि एक बार फिर से मीडिया में बयानबाजियां तेज होंगी, कोई ना कोई हुड्डा साहब के खिलाफ, कोई किसी दूसरे गुट के खिलाफ अपना फीडबैक मीडिया में ही देता नजर आएगा। ये तो कांग्रेस के साथ चलता रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। जो भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्षा है, जो उनके बयान उन्होंने जो दिया है, उस बयान के पीछे की गहराई को मुझे लगता है उसको जानने की ज्यादा आवश्यकता है। कांग्रेस के ऊपर तो आए दिन इनकी गुटबाजी के ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं, और जो कुछ बातें डिबेट में हुई हैं उसको बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षा ने कुमारी शैलजा जी को लेकर और महिलाओं का सम्मान नहीं होता एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। भाजपा को विपक्षी दलों के नेताओं के सम्मान की अतीत में भी बड़ी चिंता लगी रहती है। किस तरह उनको शिवसेना के एमपीज की चिंता रही, किस तरीके से उनको आम आदमी पार्टी के एमपीज की चिंता रही, किस तरह उनको टीएमसी के नेताओं की चिंता रही एमपीज की। उसके पीछे आपको थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। कांग्रेस के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए, सारा का सारा खेल जो है, जो डीलिमिटेशन का आपका 131st अमेंडमेंट को जो बिल भाजपा एक डेस्परेटली पास कराना चाहती है, ये जो एमपीज को तोड़ा जा रहा है, ये एमपीज को तोड़े जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि किसी ना किसी तरीके से अपर और लोअर हाउस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है, वो कहीं ना कहीं 2/3 मेजोरिटी के आंकड़े तक भाजपा अगले चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले, या कह लीजिए कि जो हमारा सेंसस हो रहा है, जो पिछला सेंसस 2011 में हुआ था और अब ये 2026 में तक इनको एंड तक ये कंप्लीट कराना चाहती है भाजपा, तो कहीं ना कहीं इस बिल को, डीलिमिटेशन बिल को, जो आगामी ये कह लीजिए या इसी महीने की 20 तारीख को जो मॉनसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, और शायद 24 तारीख को इसी महीने की 3 राज्यसभा चुनाव के भी इलेक्शन है देश में, और आज जोड़ तोड़ के बाद 152 तक जो है वो राज्यसभा का स्ट्रेंथ आउट ऑफ 245 ये पहुंच चुके हैं, और जो इनको 9, 10, 11 जो है वो शॉर्ट पड़ रहे हैं। और जो लोकसभा के अंदर भी है, इनका आंकड़ा जो है, इंक्लूडिंग रेबल्स, जो 20 रेबल्स भी हैं, उसको 318 का आंकड़ा, जो कि इनको 360 तक का चाहिए, और
हो सकता है कि ये उसी कवायद का हिस्सा भी हो सकता है, इतना बड़ा बयान, क्योंकि उनके बयान में उन्होंने कुमारी शैलजा जी को भाजपा में आने की ऑफर दी है। इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। इस बयान की गहराई के पीछे जाने की आवश्यकता है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। जो पिछले घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम जो पिछले दिनों जो इस देश के अंदर हुए हैं, वो सब इसी कड़ी का हिस्सा है। और जहां तक इस बात की और भाजपा की रणनीति और भाजपा की जिस तरीके की वर्किंग रही है काम करने की, ये तो इससे अगले सत्र में भी जरूर निश्चित तौर पर इसको लेकर आएंगे ही आएंगे। इसमें क्या होता है कि कई बार ये जो आपके एब्सेंट होते हैं, जब अगर किसी को एब्सेंट करा दिया जाए या किसी वजह से करा दिया जाए, तो उसके बाद ये आंकड़ा काफी नीचे भी आ जाता है। अगर कोई 20-30 एब्सेंट हो गए कहीं, तो ये बिल जो है उसके बाद फिर वो काउंटिंग उसी हिसाब से होती है जो आपके एट प्रेजेंट जो वोट कर रहे होते हैं हाउस के अंदर, उसके हिसाब से इसका आंकड़ा ऊपर नीचे होता है। अब आती है महिलाओं के सम्मान की बात। कांग्रेस में निश्चित तौर पर जो इनका दलित विरोधी चेहरा रहा है, जो इनका एक आदिवासी विरोधी चेहरा रहा है, तो अगर होता तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी सपोर्ट करते कांग्रेस वाले। बहुत से इनके जो इंडिया अलायंस के घटक दल है उन्होंने किया। कुमारी शैलजा जी का करते। अभी जो महिला बिल आया उसमें रेणु बालाजी और शैली चौधरी जी को बोलने का मौका देते, वो तो अपने आप गए, उनका सम्मान नहीं किया। किरण चौधरी जी का सम्मान नहीं किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी। और अब इस बात को विराम देते हुए, महिलाओं के सम्मान की बात को, ये 11-12 साल के बाद संगठन इनका बना है। हाँ। बहुत मुश्किलों से बना है। बहुत पिछले जो अध्यक्षा रही कुमारी शैलजा रही, अशोक तंवर जी रहे, उनको काम नहीं करने दिया गया। लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर सहमत हूँ वैशाली तोमर जी से कि अगर भाजपा में अनिल विज जी ने बडौली जी का इस्तीफा मांगा था, पार्टी हाईकमान ने उन्हीं को नोटिस थमा दिया था। कारण बताओ, आवाज दबा दी गई। अपने आप को गब्बर कहते हैं, फिर भी उन्हें चुप रहना पड़ा। और जहां तक ये बात आती है कि भाई अंदरूनी कलह, तो ये तो आए दिन कभी पोस्टर वॉर, कभी इनकी कोई भी कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम में तो महिला के ऊपर ही बैठ गए थे, सीट नहीं मिली तो इनके कार्यकर्ता, तो इनमें नेता ज्यादा हो गए, कार्यकर्ता कम हो गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन जहां तक ओबीसी की बात करी, तो ओबीसी में तो जो एसआईआर चल रही है उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है, एससी एसटी का कॉलम है। जहां तक इन्होंने सनातन की बात करी, तो सनातन में तो अभी हमने देखा, क्योंकि उसमें हरियाणा के मिनिस्टर और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने हनुमान जी को ही नचा दिया, बीजेपी का झंडा हाथ में पकड़ाकर। कभी हनुमान जी की पतंग उड़ाकर, अरे बजरंग बली है, आस्था का केंद्र है, हमारे हिंदुओं के प्रतीक हैं, उनको आप पतंग बना के उड़ा रहे हो, कभी उनसे बड़े पोस्टर अपने लगवा रहे हो। तो राम लल्ला जी की बात करते हैं, सनातन जी की बात करते हैं, वहीं चंदा लेकर चंपत हो गए। सोना चांदी जमीन, इतना हजारों 3-4 हजार करोड़ का वो घपला है। एक आईएएस ऑफिसर ने अपनी माँ और अपने परिवार की जो महिलाएं, उनके जेवर पिघला के रामचरितमानस का जो वहां दान किया, उनके वो आभूषण, वो रामचरितमानस, वो पादुकाएं, वो मुकुट, सब कुछ वहां चोरी किया गया आस्था के नाम पर, वोट ठगी के नाम पर। तो उसके बिंदु को ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा। इन्वेस्टिगेशन दोनों ही जारी है उस पर। वो नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? आप निर्माण के लिए देखिए ना कि एलएनटी ने कहा था हम 1 रुपए में मंदिर बना देंगे। आप ये देखिए ना कि 4000 करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ डोनेशंस में लिया गया। बहुत से लोगों ने दान किया पैसा, वीएचपी ने वो पैसा इकट्ठा किया, और मंदिर का निर्माण तो 1500 करोड़ के आसपास का हो गया। बाकी आपकी टिप्पणी इनकी इस बात पर कि सनातन वाली बात पर कह रहे हैं आप, ठीक है, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हुए कांग्रेस बीजेपी पर, क्योंकि ये जिक्र हुआ ज्योति जी, इसलिए मैं तभी मैं कह रही हूँ, आपने जो कहा वैशाली जी ने, उनकी इस बात पर आपने टिप्पणी की, ठीक है। अभी एक बार फिर से मुद्दे पर आते हुए मलकानिया जी,
नए प्रभारी आए हैं, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैराथन मीटिंग्स करने वाले हैं। आपको लगता है कांग्रेस में कुछ नया हो पाएगा? और कुमारी सैलजा को लेकर जो अर्चना गुप्ता कह रही हैं, पंजिटा जी जो बात कह रही हैं, ये नंबर्स बढ़ाने का गेम है और उसी कवायद का हिस्सा है कि कुमारी सैलजा को इन्वाइट कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं दोनों इन बातों को? ज्योति जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को मेरी ओर से नमस्कार, हरियाणा की जनता को नमस्कार। जहां तक नए प्रभारी का सवाल है, जब भी कोई नया प्रभारी आता है तो वो ये कोशिश करता है कि पार्टी आगे बढ़े, पार्टी का स्तर ऊंचा हो और सभी जो है मिलजुल कर काम करें। इसके लिए उन्होंने 5 दिन का लगातार प्रोग्राम रखा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है, क्योंकि कांग्रेस में पहले ये कमजोरी रही चुनावों से पहले भी कि इनका संगठन नहीं था। अब प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्ष बने, दूसरे जो है वो बन गए, परंतु कांग्रेस में एकजुटता नहीं हुई। अब जब इकट्ठे मंच पर बैठेंगे, बात करेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ, और प्रभारी इस बात की कोशिश करेंगे कि सभी मिलजुल कर बैठे, उनके जो मतभेद है उनको दूर किया जाए और उनकी समस्या को सुना जाए, क्या समस्या, क्यों उनमें मतभेद है और उनको कैसे दूर किया जाए। जहां तक कुमारी सैलजा का सवाल है, कुमारी सैलजा जो है बहुत पुरानी कांग्रेस की लीडर है, केंद्रीय मंत्री भी रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, परंतु ये मजबूरी रही कि उनके समय में भी कांग्रेस का संगठन नहीं बन सका। जहां तक दल बदल की बात है, दल बदल जो है किसी समय होता था, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, चौधरी भजनलाल जी सहकारिता मंत्री थे, तो वो दल बदल लेकर इकट्ठे कांग्रेस में चले गए थे और जनता पार्टी की सरकार टूटकर तो कांग्रेस की सरकार बन गई। तो उसमें ऐसा था कि एक दिन में 3 पार्टियां बदल देते, सुबह किसी पार्टी में, दोपहर में किसी पार्टी में और शाम को किसी पार्टी में होता था। तो इसलिए दल विरोधी कानून बना कि 1 थर्ड जो जाएंगे तब जाकर जो है आप उसको मान्यता मिलेगी उस दल को, परंतु तब भी दल बदल होता रहा। अब 2 थर्ड कर दिया है और 2 थर्ड के बाद जो है अगर पार्टियां अपना 2 थर्ड भी नहीं संभाल सकती, उनमें कुछ असंतोष है, तो ये पार्टियों की भी कमी है। और जो दूसरी पार्टी सत्ता में है वो तो अपना संख्या बल बढ़ाना ही चाहेगी और उसके लिए जो है वो ईमानदारी से अगर प्रयास, वैसे तो चुनाव के द्वारा ही उस पार्टी में आना चाहिए, परंतु जैसे पंजेता जी ने बात की कि वो अपना संख्या बल बढ़ाना चाहती है और जो कानून है उसको पास कराना चाहती है, तो पार्टियों को चाहिए कि वो अपने सदस्यों पर कंट्रोल रखे और सदस्यों को जो है अपनी पार्टी को मजबूत बनाए और अपने सदस्यों को दूसरी पार्टी में ना जाने दे। तो इस प्रकार दल बदल जो है सरकार की तौर पे भी काफी सख्त कानून बना गए हैं, 1 थर्ड 2 थर्ड पे आ गए, परंतु फिर भी दल बदल हो रहा है, तो पार्टियों में कमजोरी है। जहां तक कांग्रेस संगठन की बात है, पहले कांग्रेस में ये मजबूरी थी, 1 साल तक तो सीएलपी लीडर नहीं बना सके, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा अध्यक्ष बनाए, परंतु मुझे डर लगता है कि जब इनका ओपन हाउस होगा, वहां बिकरिंग ना हो जाए, वहां आंतरिक लोकतंत्र की बात ना हो जाए, सभी अपनी अपनी बात मंच पे ना रखे कि हमारी ये बात है, और जो उसको जब भी खुले मंच में बात करते हैं तो उसको आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, परंतु वो लड़ाई जन जाहिर हो जाती है, वहां पता लगता है कि कौन है। अब हुड्डा जी पर ये आरोप लगता है कि ये बाप बेटे की पार्टी है, वो पार्टी के लोग भी कहते हैं, तो पुत्र मोह होता है, परंतु सभी पार्टियों में पारिवारिक है, चाहे हिमाचल से ले लें, धूमल ले लें, उनका बेटा अनुराग ले लें, इधर सैलजा जो दूसरी किरण चौधरी ले, दूसरी ले, सभी पार्टियों में है, परंतु ये ठीक है जिस पार्टी में कोई राजनीति में होता है उसका बेटा राजनीति सीखता है, जो एडवोकेट है, दूसरे व्यापारी उस प्रकार जाते हैं। अगर योग्य लोग आगे आए और योग्य लोग काम करें तो उसमें अगर परिवार बात से भी हो निकलता कोई अच्छा नहीं निकलता, उसमें कोई बुराई नहीं, परंतु परिवार बात को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो असली कार्य करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, दरी बिछाते हैं, उनको आगे लाना चाहिए। और भाजपा में ये चलता है, पर भाजपा में तो कई बार बड़े बड़े नेताओं की अनदेखी होकर भी छोटे से छोटे नेता को लाया जाता है और उसमें बगावत नहीं होती। उसका कारण ये है कि उनका जो नेता है और केंद्रीय नेतृत्व है वो मजबूत है, इसलिए उसमें बगावत की गुण नहीं होती। और सत्ता में होने के पास उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, परंतु कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, कांग्रेस के पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। उनको अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी
पार्टी को संभाल कर रखना होगा, अपनी गुटबाजी खत्म करनी होगी और सत्ता विरोधी लहर का फायदा तभी उठा सकेंगे जब एकजुट होकर सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रयास करती है परंतु बिल्कुल, कई देखिए बार ये तो ऐसे फैक्टर बयान होता है कि देती है, विपक्ष में अगर हैं तो, उससे बट पार्टी कांग्रेस में तो जब सरकार में थे तब भी अलग अलग मंत्री विकास कार्यों को लेकर बहुत बार सवाल उठाते रहे थे। सुरेश रोड जी, अब कुमारी सैलजा को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव में हमने देखा एक कमेंट किया जाता है, एक टिप्पणी की जाती है उनको लेकर, उसके बाद कैंपेनिंग में बहुत कम दिखती हैं कुमारी सैलजा। लोकसभा में जितना दलित वोट आप लोगों को मिल पाया था विधानसभा में नहीं मिल पाता, तो पार्टी का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही महिला विरोधी, दलित विरोधी क्या क्या नहीं कहे जाने का मौका दे दिया आप लोगों ने बैठे बैठाए। ज्योति जी, कुमारी सैलजा जी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अनदेखी का आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुमारी सैलजा जी की, मैं उसके कटाक्ष के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि कुमारी सैलजा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं हरियाणा की। कांग्रेस पार्टी ने कुमारी सैलजा जी को जितने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर काम करने का मौका दिया, शायद ही भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला नेत्री को इतना बड़ा मौका दिया हो। कुमारी सैलजा जी ने सिरसा की बजाय अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कांग्रेस हाईकमान ने अंबाला उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। दोबारा उन्होंने सिरसा, जो उनका गृह क्षेत्र था, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो दोबारा से सिरसा भेज दिया। प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर 2019 का चुनाव कुमारी सैलजा जी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी किस मुंह से कह सकती है भारतीय जनता पार्टी की कुमारी सैलजा जी की कांग्रेस पार्टी में अनदेखी हुई है? और ये हाईकमान हो या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, दोनों जगह कुमारी सैलजा जी का पूरा मान सम्मान रहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपने दलित महिला के साथ दलित का भी मेरे से पूछा ज्योति जी, मैं वो भी बताना चाहता हूं। चौधरी भजनलाल जी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। ओबीसी वर्ग से आने वाले डॉक्टर राम प्रकाश जी उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये 2002 की बात है। उसके बाद चौधरी फूलचंद बुराना जी, जो दलित समाज से आते थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। फूलचंद जी के बाद श्री अशोक तंवर जी, जो दलित चलिए, अब तो समाज एक से लंबे आते थे, टाइम के उनको बाद प्रदेश जो अध्यक्ष बनाया। जाट प्लस कुमारी दलित वाला सैलजा जी को कॉम्बिनेशन अशोक था वो तंवर नहीं जी आप के लोगों का। बाद दलित समाज से बनाया। मैं ये देखिए, कहना कुमारी चाहता हूं सैलजा के ज्योति जी, अपमान की जो बातें हैं, एक किसी वर्कर ने, या पता नहीं वर्कर भी थे या नहीं थे, जो कमेंट किया वो तो किया ही, उसके बाद बहुत ज्यादा उस बात को लेकर खंडन नहीं किया गया। दूसरा, कुमारी सैलजा भी नहीं आई, एक तरफा मैं नहीं कह रही हूँ, कुमारी सैलजा खुद भी कैंपेनिंग में नहीं आई, वो भी नुकसान था। और दूसरा, कितनी उनकी टिकटों में चली, जब मान सम्मान की बातें हैं, किस जगह पर कितने अपने लोगों को टिकट वो दिलवाना चाहती थी, वो सब भी जो हरियाणा की राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं, उन तमाम लोगों को इस बात की जानकारी हाँ, है। ये भी और बताता जब हूं मैं। मजेदार बात ये है, जब दूसरी पार्टी से कोई भी नेता ये कहता है कि कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है या ये हुआ, इनके साथ गलत हुआ, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी डिनाई किया हो। जैसे अर्चना गुप्ता आप जो कह रही हैं, देखते हैं कुमारी सैलजा का कोई रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा कि जी मेरा अपमान नहीं होता है कांग्रेस में और मुझे हमेशा पार्टी ने सम्मान दिया के। इस बात का भी इंतजार रहेगा कि वो खुद से कुछ कहेंगी या नहीं कहेंगी। ज्योति जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। अगर वो मौन है तो उनकी तो सहमति है ना, मौन सहमति है इस बात में। नहीं, ये आपने अच्छी बात कही। कुमारी सैलजा जी का भी ऐसा बयान आएगा जो आपने अपेक्षा की कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी कुमारी सैलजा जी की अनदेखी नहीं हुई, और हम ये आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद भी जाहिर करते हैं ऐसा जरूर बयान आएगा, क्योंकि उनकी कभी अनदेखी हुई नहीं। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि कुमारी सैलजा जी हमारी कदावर नेता है, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, और कांग्रेस पार्टी में महिला के साथ साथ उनको एक वरिष्ठ नेता के तौर पे मान सम्मान मिला। ये नहीं है कि एक जैसे बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दलित का सम्मान नहीं हुए, तो उल्टा बोलते हैं। जो सच्चाई होती है बीजेपी के लोग उल्टा बोलते हैं। दलित नेता और महिला नेता होने के
होने से अलग भी कुमारी शैलजा जी का वो कद है, क्योंकि वो कांग्रेस विचारधारा की रही है, वो बहुत सीनियर नेता हैं। तो ये जो आरोप ज्योति जी मेरे से आपने पूछा कि एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता ने उनके बारे में कोई असम्मानजनक टिप्पणी की, मैं ईमानदारी से आपके चैनल पे इस बात को जरूर स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस कुचेष्टा को या इस साजिश को चुनाव के समय में बेनकाब नहीं कर पाई, जिससे हमारे को राजनीतिक नुकसान भी हुआ है। ये बात मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के लोग हैं, ये हमेशा दूसरे नेताओं के या दूसरी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में माहिर है। ये षड्यंत्र था हमारे खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। चलिए आप लोग, ये तो फिर पार्टियों को वो तो है ना कि हर एक मोर्चे पर काम करने की जरूरत तो होती है ना, कि षड्यंत्र भी अगर हो रहा है और आप लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम नहीं करते थे, या तो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये लोग करते या हैं, फिर सरकार लेकिन से पहले सीएम की कुर्सी दिख रही थी। ये तो सारी बातें, इन पर तो हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वैशाली तोमर जी, पंजेटा जी जो कह रहे थे कि महिलाओं का जो सम्मान है ये पार्टियों से लोगों को तोड़ने, सांसदों को अपनी तरफ लाने की कोशिश रही, कवायद गए, और उसी का ही पार्ट है कि कुमारी शैलजा आप नजर आ रही हैं, उनका अपमान नजर आ रहा है, या उनके लिए भी स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं है। जब अपने कार्यकर्ताओं पे पकड़ नहीं होगी या कांग्रेस में सम्मान नहीं होगा या जो चाहते नहीं होंगे तो उन्होंने कोई इशारा देंगे तभी तो हम लेंगे ना। हम भाजपा तो क्या है, वो तो सारे भारत को चाहता है कि सब भारत ज्वाइन करें, सबके सब बीजेपी ज्वाइन करें। हम तो विस्तार में बिलीव करते हैं, ठीक है, हम तो एक्सप्लोर में बिलीव करते हैं। हम तो हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारा तो जो संबोधन है, हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है, नीति है, विचार है, हम तो शुरुआत ही इससे करते हैं, सबका साथ। हमें तो खुद सबका साथ चाहिए भाई। बट अगर आप नहीं आने चाहेंगी ज्योति जी, अगर आप कोई चैनल कल को आज तक आपको बुलाने लग जाए, जब तक आप नहीं चाहेंगी तो चाहे वो कितना भी अच्छा पैकेज दे दें, आप नहीं जाएंगी? बताइए, जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। मैं तो आईटीवी के साथ बेहद खुश हूँ। चलिए, मैं वो तो पर्सनल बात है, बट ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई सिग्नल आप लोगों को मिल रहा होगा तभी आप लोगों को इनवाइट करते हैं, कोई उधर से आना भी चाहता होगा तभी आप लोग लेते हैं। ये तो जिस तरह से यूं तो आप विरोधी दलों का तो मर्जर ही, कांग्रेस का तो मर्जर ही करवा देंगे किसी दिन, जब सबका साथ आप लोग करेंगे। रिप्लाई कर रही हूँ, अभी आप सुने दूसरी बात। अब ये कहते हैं कि भाई हम कह रहे हैं, भाजपा कह रही है। भाजपा तो कुछ कह ही नहीं रही है। भाजपा को तो मैंने पहले भी बताया कि उनको तो अपने कामों से मतलब फुर्सत नहीं है। कभी आप देखें कि रोज एक अभियान को लेकर, कभी रक्तदान, कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी पॉलिथीन बचाना, कभी पोल्यूशन पे काम करना, कभी क्लाइमेट पे काम करना। हम तो रोज एक अभियान के साथ जुड़ते हैं और उस पर काम करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार। लेकिन आप खुद ही देखिए, जब गुलाम नबी आजाद जी ने 2022 में कांग्रेस छोड़ी, देखो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। मैं मतलब सुरेश रोड जी की मैं बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी डिबेट करते हैं अन्य प्रवक्ताओं के अकॉर्डिंगली। बट अगर हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सम्मान भी कर लिए। हम भी तो आपके सारे आरोप बहुत ही ध्यान से सुन लेते हैं ना। अब देखिए, रजत जी भी बैठे हैं, उन्होंने जितने आरोप लगाए मैंने ध्यान से सुने, लेकिन वो कभी बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको भी हम रिस्पेक्टफुली सुनते हैं। हम अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। अभी गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस छोड़ते हुए क्या कहा था बताइए? हमने थोड़ी ना कहा था, उन्होंने खुद इनके नेतृत्व पे, उनके संगठन पे, इनके निर्णयों पे, इनकी प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। अब कपिल सिब्बल जी थे, आप मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल, हाँ ज्योति जी। कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस छोड़ते हुए पार्टी में सुधार करने के लिए कहा था, नेतृत्व को लेकर खुलकर आलोचना की थी। अब हम कहाँ बुराई कर रही हैं बताइए? अब हमारी बात कहाँ से आ जाती है? अश्विनी कुमार जी ने कांग्रेस छोड़ते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं में असंतोष जताया था। अब ये दलित नेता की बात कर रहे थे। आप खुद देखें, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे तो किस तरह से उनका सर फोड़ दिया था, खुलेआम, सरेआम। ये खुद मौका देते हैं, उनके सर फोड़ दिया था, जूते बजाए थे उनके सर पर। अब आप एक बात बताएं, किस तरह का सम्मान करते हैं? ये सम्मान बातों से थोड़ी ना होता है, सम्मान कार्यों में भी तो दिखना चाहिए ना, सम्मान व्यवहार में भी दिखना चाहिए, सम्मान जमीनी तौर पे भी दिखना चाहिए, सम्मान वास्तविकता में भी दिखना चाहिए। कहने से सम्मान नहीं होता, बस रोज क्या करते हैं, ट्विटर बॉय बनकर बैठ गए। आप राहुल गांधी जी की कोई भी रैली देखिएगा, जिस तरह से उन्हें गले में पटका पहनाया जाता है, उठा के ऐसे फेंक देंगे। कोई
मतलब उपहार उनको दे रहा होगा, उनका लेने का भाव देखिएगा किस तरह से लेते हैं, इस तरह से फेंकते हैं, इस तरह से। उन्हें किसी कार्यकर्ता के नाम नहीं पता, जो कार्यकर्ता मर जाते हैं वो उनका नाम संबोधन करते हैं उस पे। तो उनको कार्यकर्ता से कितना अटैचमेंट होगा, कितने लोगों का वो नाम जानते होगा। खुलेआम इनके वरिष्ठ नेताओं ने अपने ही महिला कार्यकर्ताओं के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणियां की हैं कि मैं उनको सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकती हूँ, बीइंग ए फीमेल। और भाजपा जो कहती है, भाजपा जनता पार्टी का मानना है कि महिलाओं का जो सम्मान है वो राजनीति से ऊपर उठ के होना चाहिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आपने जिस तरह से कहा खुद ही कि भाई शैलजा जी की मौन स्वीकृति है, खुद आके बोलें कि भाई मेरा तो सम्मान हो रहा है, लेकिन कभी आप बताएं, इतना ज्यादा विपक्ष उंगली उठाता है, कभी उन्होंने कहा या ये नहीं दिखता है कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से इन्होंने रैलियों में भी साथ नहीं निभाया। ये क्या सार्वजनिक रूप से नहीं है? तो हम तो कोई ऐसी झूठ बात बोल ही नहीं रहे हैं। जब बार बार आप बिना मतलब की बातें करिएगा तो एक रिएक्शन तो भाजपा की तरफ से भी आएगा या नहीं आएगा। वो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष आए, एक रिएक्शन तो आएगा ही ना। वो कहेंगी कि अपना घर संभाल लीजिए भाई, अपने घर में देख लीजिए क्या चल रहा है। अपनी तो पार्टी संभाल नहीं पा रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, अपनी कार्यकर्ता महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं को अलग कर रहे हो। इनको तो आप ये देखिए कि किस तरह से इनके इतने ज्यादा कैंडिडेट होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं को कहां कहां लेकर गए जब अभी चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इनके कार्यकर्ता खुद ही अपने कार्यकर्ताओं पे, हुड्डा जी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। और ऊपर से देखिए उनके कार्यकर्ताओं की किस तरह से वीडियो वायरल हुई कि हम अगर कोई हमारे ऊपर एक वीडियो एक इतना सा भी कोई कमी निकल जाए तो हम खुद इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। शैली चौधरी जी ने कहा था, लेकिन उसके बाद हुड्डा जी ने देखो किस तरह से उस पर कुछ भी नहीं हुआ, अपने कार्यकर्ताओं पे उंगली उठा देते हैं। तो कार्यकर्ता जो इतने मन से लगा होता है, जमीनी तौर पर काम करता है, तो मुझे लगता है वो उसको क्या चाहिए होता है, उसको भी तो सम्मान चाहिए होता है, उसको भी विश्वास चाहिए होता है। लेकिन अगर इनको लगता है कि ये सही है तो ठीक है, सही तरीके से काम करते रहिए, हमें तो उस बात पर कोई आक्षेप नहीं, कोई ऐतराज नहीं। अपने आप ही अपनी पार्टी को गिराते जा रहे हैं। आप जहां जहां देखें कि किस तरह से जहां ये बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं विधायकों की, ठीक है, वो भी कार्यकर्ता तो है टेक्निकली, तो उनको भी आप लोग मान सम्मान देने की तैयारी में तो होंगे। अभी तो हालांकि चुनाव दूर हैं, मुलाकातें तो उनसे भी चल रही हैं, सरकारी कार्यक्रम में उनको भी स्पेशल गेस्ट बना रहे हैं आप लोग, ऑफिशियल जो लिस्ट आती है उनमें उनके नाम रहते हैं। तो वो जो क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायक हैं जिन पर कांग्रेस ने कार्रवाई की, आप लोग मान सम्मान पूरा दे रहे हैं उनको भी? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तो मैं ये कहती हूँ कि खुद राहुल गांधी जी भी जाए ना, तो इतने भले वो व्यक्ति हैं, इतने सरल वो व्यक्ति हैं नायब सिंह सैनी जी, कि अगर आप उनके पास कोई भी चला जाए, जो उनको आज मैं मतलब ये देख लीजिए कि अगर चैनल पर बैठकर कोई सार्वजनिक रूप से गाली दे रहा होगा ना, कल वो उनके दरवाजे पे खड़ा होगा, तब भी वो उतने ही प्रेम पूर्वक, उतने सम्मान पूर्वक मिलेंगे, क्योंकि वो उनके संस्कार हैं, वो उनका व्यवहार है, वो उनकी, क्योंकि वो हरियाणा की मुखिया हैं और वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि नायब सिंह सैनी हरियाणा का मुखिया है और हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति उसका है। कोई उससे द्वेष रखे, कोई उनसे ईर्ष्या करे, कोई उनसे जलन करे, कोई उनसे, वो उनकी एब्रिंगिंग है, वो उनका व्यवहार है। बट वो हरियाणा के मुखिया है तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, ट्रांसपेरेंसी से निभा रहे हैं। स्वभाव के सीएम, इसमें तो कोई दोराई है ही नहीं। पंजेटा जी को कुछ कहना है? पंजेटा जी बोलिए। देखिए, अभी बात हो रही थी शैलजा जी के बारे में, और शैलजा जी के बारे में ये कहा गया कि उनकी कभी अनदेखी नहीं हुई। आपने कभी ज्योति जी 5 के 5 लोकसभा के, कांग्रेस के, हरियाणा के जो एमपी हैं, उनको कभी आपने एक मंच पे देखा एक साथ? कुमारी शैलजा के अलावा चारों साथ रहते हैं, वो अलग कुमारी शैलजा के अलावा। और हाल ही में राज्यसभा चुनाव होगा, याद होगा आपको कि कुमारी शैलजा जी का क्या बयान आया था अनदेखी को लेकर? क्या उनसे कोई, उन्होंने कहा मुझसे कोई ना विचार विमर्श हुआ, सब कुछ इन्होंने अपने आप ही कर लिया, मेरे को कोई, मेरे तक कोई कॉन्फिडेंस में ना मुझसे कोई बातचीत की गई। तो वहां उन्होंने अपने आप, अपने क्या स्वयं अपने मुंह से नहीं कहा कि मेरी अनदेखी हुई? बिल्कुल कहा उन्होंने। और जहां तक कभी बात बताई जा रही थी दलित की, और एक छोटी कुमारी सी शैलजा बात जी मैं को इसमें ऐड कर दूं, जब टिकटों को लेकर बाबरिया साहब प्रभारी थे, अब तो चलिए नए प्रभारी आ गए हैं, बीके हरिप्रसाद भी आए उनके बाद, और ऑब्जर्वर्स जब भेजे गए थे तब कांग्रेस हाईकमान के सामने एसआर के पूरा गुट जिसे हम कहें, टिकड़ी जाती थी दिल्ली में शिकायतें करने, तो तब नजरअंदाज होने या उनकी नहीं सुनी जाने की बातें नहीं थी, तब भी सम्मान या अपमान की बातें नहीं थी। तो ये तो खुलकर ही है पंजेटा जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हाल ही में अभी आपका पीछे कुलदीप शर्मा जी वाला इंटरव्यू देखा था, बड़ा ही उन्होंने गहराई से हर मुद्दे के ऊपर जो बात की, जो खासकर उन्होंने
एक राशन कार्ड का शब्द इस्तेमाल किया और शब्दों की मर्यादा रखते हुए उन्होंने सारी की सारी जो आपका इंटरव्यू किया और सारी की सारी बातें एक विशेष एमपी को लेके बार बार उन्होंने काटड़े ले लो, जो बार बार काटड़े ले लो बोला गया, सारी चीजों की जड़ उन्हें बताया गया, बहुत सी चीजों का खुलासा उन्होंने उस इंटरव्यू में किया। और ना केवल उन्होंने, गोगी जी लगातार करते रहे, कैप्टन यादव करते रहे, चौधरी बीरेंद्र सिंह करते रहे, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह करते रहे। कई बार हमने देखा किरण चौधरी जी ने भी इन चीजों का बापू बेटे वाली बात कही। आपने कुलदीप बिश्नोई जी से कहा, आप कौन से ऐसे कांग्रेस के या पूर्व में रहे हो या कांग्रेस में पिछली टर्म तक कांग्रेस में थे, आप बताइए। ये बात करते हैं, दो दलित का नाम लिया इन्होंने कि उनको अध्यक्ष बनाया शैलजा जी और तंवर जी का। क्या उन्होंने उनका कितना अपमान किया, ना उनको काम करने दिया, ना कार्यकारिणी बनाने दी और उल्टा कॉलर उनके फ्रैक्चर कर दिए तंवर साहब के और उनको कॉलर पहन के घूमना पड़ा। तो ये तो इनका एक चरित्र बन चुका है अंदर गुटबाजी का, अंदर एक दूसरे के लिए मनभेद और मतभेद का। और हाल ही में जो पिछली घटनाएं हुई हैं, एक आप छोटी सी देखिए बात वोट इसमें चोरी। पंडिता जी, देखिए अशोक तंवर रही हूँ, उनके बाद कुमारी सैलजा रही हूँ, नहीं बन पाया संगठन, लेकिन उदय भान तो हुड्डा साहब के गुट के थे, उन्हीं के खेमे के थे, वो भी नहीं बना पाए थे। वो तो राहुल गांधी के प्रयासों के बिना, संगठन सृजन अभियान के बिना कांग्रेस कर ही नहीं पा रही थी। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जो अपमान की बात जो नारनौंद को लेकर खासकर जो पिछले चुनाव के समय हुआ, जो मंचों से अपमान भी हुआ शैलजा जी का, कहीं रैलियों में भी हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों से जो अब ऑलरेडी पब्लिक में डोमेन में है, मीडिया के थ्रू आ चुकी हैं, उनको झुठलाया जा सकता है। और ये सब बातें, अब मैंने शुरुआत में भी ये कहा था कि अगर मैं इस पे चर्चा करने लग जाऊं तो अनगिनत डिबेट्स हम कर चुके हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। और जहां तक एक मुझे लगता है कि एक बड़ी रणनीति और बड़ी जो कि जिस चीज के पीछे भाजपा काम कर रही है, और इतना भी नहीं है कि अगले आम चुनाव से पहले उनको करना है, तब समय नहीं बचेगा, तभी अभी 2026 में सेंसस कंप्लीट कराने के लिए भाजपा जो है उतावली है। और अभी एक मुझे नई बात करनी चाहिए थी। अभी एक पेड़ एक माँ वाला जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक तरफ आप जो है लाखों करोड़ों पेड़ जो आपने काट दिए और फिर आप ये प्रोग्राम्स करते हैं, तो मुझे लगता है उसकी भी संवेदना होनी चाहिए कि आपने अंडमान निकोबार में कितने वृक्षों को काट दिया गया। चलो अब बात कांग्रेस के ऊपर, अब ये सारी चर्चा थी। इनके कार्यक्रम जो है वो एक अंदरूनी विषय होता है, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम करें, लेकिन जो पीछे वाले कार्यक्रम रहे हैं वोट चोरी को लेकर, मतलब आप देखिए इनके कांग्रेस के जितने धरने रहे हैं, कभी इन्होंने अपनी पार्टी के तो उठाए, कभी ईडी की रेड हुई या उसके पीछे, लेकिन कभी आप ये देखिए जब बिजली महंगी हुई, हमने शक्ति भवन का यहाँ घेराव किया, भाखड़ा का हो, पेंशन का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, चैनत का मुद्दा हो, एचपीएससी का मुद्दा हो, या और जो मुद्दे हैं, उनमें जो भाजपा जो है वो अंदरूनी लड़ाई लड़ने में ज्यादा व्यस्त है। कहीं इक्का दुक्का कोई प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाए, वो भी लोकल लेवल के ऊपर, वरना तो आपको याद होगा या फिर जो दिल्ली से कार्यक्रम आ जाए कि ये तो करना ही है, सभी राज्यों में हो रहा है। अभी अपनी अंदरूनी उसमें लड़े हुए हैं। ये हरियाणा के कोई कार्यक्रम हरियाणा से बनकर ही नहीं आते हैं, चाहे भी तो नहीं कर सकते हैं। अब तो आदेश भी पारित हो चुके हैं, कोई करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। ठीक है पंडिता जी, और उन आदेश के बाद प्रभारी बदल गए हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो आदेशों में कितनी तब्दीली होगी या नहीं होगी। लास्ट कमेंट मलकानिया जी से हम चाहेंगे, संक्षिप्त में आप अपनी बात कहिएगा मुद्दे को लेकर। कैसे मलकानिया जी? देखो, अब देखना है कि कांग्रेस कैसे सभी गुटों को एक मंच पर लाती है और मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी तो है ही है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं उससे थोड़ी सी संभावना लगती है। और कांग्रेस को अगर ये आदेश हो जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो थोड़े बहुत तो इनमें एकता आ सकती है और इकट्ठे हो सकते हैं। परंतु ये 5 दिन का जो प्रोग्राम है, इससे निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मिलकर काम कर सकेगी, क्या अगले चुनावों के लिए पूरी तैयारी कर सकेगी या नहीं। ये पहले इनको गुटबाजी खत्म करनी होगी, तभी जाकर जो है पार्टी आगे बढ़ सकेगी। जो कोई कार्यक्रम पार्टी इसीलिए नहीं कर सकती सरकार के बरखलाफ, अगर कोई आंदोलन करेंगे तो उसमें सभी गुट शामिल नहीं होंगे और वो गुटबाजी ज्यादा सामने आएगी। इसलिए कांग्रेस जो है अभी खामोश रहती है। ठीक है, जो इन लोग है उन आंदोलनों को आगे लेती है और उनके हिसाब से चलती है, परंतु कांग्रेस अगर ऐसा काम करेगी तो गुटबाजी
पहले नजर आ जाएगी, उनका कार्यक्रम सफल बाद में होगा। तो इसलिए जो कांग्रेस के लिए दिक्कत है कि कोई कार्यक्रम सरकार के बर्खाव बिल्कुल करेगी तो उसका नहीं चलेगा। तो मैं हाँ, ये समझता हूँ एकजुट हो पाएंगे कांग्रेस नहीं को हो पाएंगे, ये आपसी लड़ाई छोड़कर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, ये भी देखना होगा। और कुमारी सैलजा को लेकर जो अर्चना गुप्ता ने कहा कि पहले भी बहुत बार खुद की पार्टी के भीतर के नेता भी कह चुके हैं, पहली बार नहीं कहा गया कि, लेकिन इसका असर क्या होता है, परिवारवाद को जो एलिगेशन लगाए गए हैं परिवारवाद को लेकर, उस पर क्या काउंटर आता है, क्या बयान आता है, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो नए प्रभारी हरियाणा प्रवास पर रहेंगे, कांग्रेस के हरियाणा मामलों के नए प्रभारी संजय दत्त ये जिम्मेदारी संभालने के बाद कितना करिश्मा वो कर पाते हैं, क्या कमाल कर पाते हैं, एक प्रभारी के नाते कितने कामयाब रहते हैं। अलग अलग धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस को क्या वाकई प्रभारी के नाते एकजुट कर पाने में कामयाब होंगे, ये भी देखना होगा। और कुमारी सैलजा को लेकर, हुड्डा साहब को लेकर परिवारवाद के, वंशवाद के और कुमारी सैलजा के अपमान के जो आरोप अर्चना गुप्ता ने लगाए हैं, उस पर किस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से होती है, ये भी देखना बेहद रोचक रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।